तो आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन और उनके काम पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास उनकी जीवनी के कुछ खास हिस्से हैं और इनके जरिए हम यही समझना चाहते हैं कि भाई कैसे एक जाने माने अर्थशास्त्री पहले देश के इतने बड़े नीति निर्माता बने और फिर प्रधानमंत्री भी। जी तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये कैसे हुआ कि एक इतने शांत अकादमिक किस्म के व्यक्ति ने न सिर्फ भारत को एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से निकाला बल्कि उसके बाद आप देखिए एक दशक तक देश को लीड भी किया। क्या था उनकी इस यात्रा में खास? बिल्कुल। अगर शुरुआत करें तो उनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को जी गांव पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में है। जी फिर बंटवारा हुआ, परिवार अमृतसर आ गया और पढ़ाई पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर वो कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, अर्थशास्त्र में ही सारी उच्च शिक्षा ली। हाँ, और उनकी जो डॉक्टरेट थीसिस थी वो भी भारत के निर्यात प्रदर्शन पर थी 1951 से 60 के दशक पर। तो मतलब अकादमिक बुनियाद तो बहुत ही ठोस थी। सही बात है, लेकिन दिलचस्प ये है कि ये बुनियाद सिर्फ क्या कहते हैं किताबों तक नहीं रही। हाँ उन्होंने इसे सीधे सरकारी भूमिकाओं में इस्तेमाल किया। देखिए ना, 1971 से ही वो सरकार से जुड़ गए थे। अच्छा। हाँ, पहले विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने, फिर वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार, फिर आगे चलकर आरबीआई गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी। अरे वाह। तो राजनीति में आने से काफी पहले ही उनके पास पॉलिसी बनाने का, अर्थव्यवस्था को चलाने का बहुत गहरा जमीनी अनुभव था। अच्छा, तो ये एक बहुत मजबूत बैकग्राउंड था। मतलब सीधे राजनीति में नहीं आए, पहले पूरा सिस्टम समझा। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें 1991 के उस बहुत ही नाजुक मोड़ के लिए तैयार किया। हाँ, वो 1991 वाला साल। जी, जब भारत एक बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा था, अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म होने को था, तब पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा उस वक्त। यकीनन। और यहीं से फिर वो कहानी शुरू होती है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, आर्थिक सुधारों की। हाँ, वो उदारीकरण का दौर। थोड़ा और बताएं उसके बारे में, क्या मुख्य बातें थी उसमें? देखिए, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो किया वो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी था। पहला तो लाइसेंस राज को ढीला करना, मतलब उद्योगों पर जो तमाम सरकारी बंदिशें थीं उन्हें कम किया। हाँ, डीरेगुलेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटीज, उनमें भारी कटौती की, टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात, विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले। अच्छा। यही वो सारे कदम थे जिन्होंने उन्हें आर्थिक सुधारों का वास्तुकार या आर्किटेक्ट बना दिया। और ईमानदारी से कहें तो उस वक्त ये देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी था। ये तो हुई 1991 की बात। फिर आगे चलकर 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री भी रहे, पूरे 10 साल। जी हाँ, 2 कार्यकाल। और इस दौरान भी कई अहम चीजें हुई। एक तो आर्थिक विकास दर काफी ऊंची रही, औसतन 8% के आसपास। वो तो काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ विकास दर ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े कानून बने, जैसे वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट NRGGA 2005 का। हाँ, मनरेगा। जी। और सूचना का अधिकार कानून RTI, वो भी 2005 में ही आया। और विदेश नीति में देखें तो भारत अमेरिका के बीच जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई 2008 में, वो भी एक बड़ा कदम था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में कोशिश ये थी कि आर्थिक तरक्की भी हो और साथ में आम आदमी का सामाजिक कल्याण का भी ध्यान रखा जाए, एक संतुलन बनाने की कोशिश? हाँ, जीवनी के जो अंश हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये एक संतुलन साधने का प्रयास था। उनकी जो काम करने की शैली थी उसे अक्सर शांत, ठहरा हुआ लेकिन दृढ़ बताया जाता है। मतलब बिना ज्यादा शोर शराबे के काम करने वाला अंदाज। और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का जिक्र भी खूब होता है। बिल्कुल। उनकी सादगी और ईमानदारी को लेकर एक आम सम्मान दिखता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि उन्हें पद्म विभूषण, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो 1987 में ही मिल गया था। राजनीति में सक्रिय होने से काफी पहले। ये उनकी सिविल सेवा के दौरान किए गए काम को दिखाता है। चलते चलते एक अपडेट दे दें कि जुलाई 2025 तक डॉक्टर सिंह जीवित हैं और नई दिल्ली में रह रहे हैं। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने यही देखा कि कैसे एक व्यक्ति की एकेडमिक गहराई और फिर उसका प्रशासनिक अनुभव जी मिलकर देश के इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर कितने निर्णायक साबित हुए। सही कहा आपने। उनकी जो विरासत है वो मुख्य तौर पर भारत को 1991 के संकट से निकालकर उदारीकरण के रास्ते पर डालने वाले नेता की है, जिसने एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को दुनिया में एक उभरती ताकत बनाने में मदद की। उनके कार्यकाल को अक्सर शांत लेकिन प्रभावी या
क्वाइट बट इफेक्टिव कहा जाता है, जहां बड़े आर्थिक बदलावों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी साधने की कोशिश हुई। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर डॉक्टर सिंह जैसा कोई व्यक्ति, जिसके पास वो विशिष्ट अकादमिक और लंबा प्रशासनिक अनुभव था, वो उस निर्णायक मोड़ पर न होता, हाँ। तो क्या भारत का आर्थिक सफर कुछ अलग होता? कितना अलग होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में व्यक्ति विशेष की भूमिका कितनी अहम हो सकती है।